जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 का पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। एजाज़ आपने इधर ही रहना है। एजाज़ को बुला लें, उसे कहें कि यहाँ पर रहे, जब सर आसिफ निकल कर जाएँ तो बता दें ताकि वो क्लास बंद कर दें हम। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है, इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल का नोट बनाना है फॉर इंक्लूजन इन ZL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18। ठीक है जी, 31 दिसंबर 18 ईयर एंड का हमने इंटेंजिबल्स का नोट बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आपके इंतज़ार में थे, सिर्फ हमने ये काम किया है कि नोट सवाल में बनाना था और उस नोट का हमने यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, अब हम इस सवाल को डिस्कस करना शुरू करते हैं और चूँकि बच्चों के आगे MFA की भी क्लास है तो हम इसको डिस्कशन को 20 मिनट से 25 मिनट में क्लोज कर देंगे। और आइंदा भी ये क्लास अगर कभी हुआ करेगी तो इसको, क्योंकि 1:50 पे ऑर्डर ख़त्म हुआ है, तो ये इसको 2 से 2:20 2:25 तक रखा करेंगे। ठीक है, सो लाजमी कोशिश करके आ जाया करें, ऐसे ही घर पे बोझ बनेगा ये 20-25 मिनट का भी खाम में एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया था आज सुबह क्लास के अंदर वेबसाइट कॉस्ट के बारे में बात की थी। तो मैंने आपको कहा था पढ़ के तो आपने ये सफ़ा खुद आना है ना, आखिरी वाले नॉट अप्लाई वाले के अलावा 222 वाला बाकी सफ़ा पढ़ लेना है। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, कि अगर आपने वेबसाइट परचेज़ किया फिर तो सीधी बात है वो कैपिटलाइज हो गया, अगर वो इंटरनल यूज़ के लिए है या सेल के लिए है, और अगर वो एडवर्टीजमेंट वगैरह है तो एक्सपेंस, उसमें तो मसला ही कोई नहीं ना, वो खुद तो करनी, तो एक पेट अमाउंट पे करनी है। ठीक है, मसला कहाँ आता है, जब इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट्स जो हैं वो आप मतलब इंटरनली जनरेट करें वेबसाइट्स, तो उसमें हमने कहा था अगर वेबसाइट आपने सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए जनरेट किया है इंटरनली तो उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, और अगर आपने उसको और ऑनलाइन सेल वगैरह किया है तो उसको कैपिटलाइज करना है। ये ऐसे ही जनरल सी बात कर ली। फिर हमने वो जा रहे हैं उधर, जानने हैं उधर भी। ठीक है, अभी तो मैंने कहा ये बिल्कुल वो वाली बात जो बिल्कुल ऐसे एक वेबसाइट को सोचते ही सबसे पहले आपके ख्याल में क्या है, अगर तो खरीदी है तो यार वो तो सीधी बात है, अगर वो खरीदी हुई पर सेल परचेज हो रही है तो कैपिटलाइज, या इंटरनल यूज है तो कैपिटलाइज, या वो तो इजी है ना, मसला इसमें है। ऐसा ही 32 ने खरीदी हुई वेबसाइट को डिस्कस किया ही नहीं, वो कोई भी इंटेंजिबल की तरह से खरीदी हुई वेबसाइट थी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बात उसने की है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की, तो इसके नाम आते ही वेबसाइट का नाम आते ही आपके जहन में फौरन आए इंटरनली जनरेटेड होगा। तो इसमें हो सकता है सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए हो या इंटरनल यूज़ के लिए हो, इंटरनल यूज़ के लिए हो या एक्सटर्नल यूज़ की हो। इंटरनल वाली तो कैपिटलाइज, और जिस पर एक्सटर्नल एक्सेस है उसको अगर आपने एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए बनाया है तो वो सारे खर्चे जो उस पर किए एक्सपेंस आउट, और अगर उसको सेल परचेज के लिए बनाया है तो सारे खर्चे कैपिटलाइज। ठीक है, असगर इधर रुकेंगे आप, सर जैसे ही निकले मुझे बताना है, दरवाज़ा खोल के बाहर ही खड़े हो जाओ या सामने बैठ जाओ। ठीक है, MFA की क्लास, किस चीज़ की MFA की क्लास, 1-2। ठीक है, तो जैसे ही सर निकले बता देना, इनको भी साथ ही भेज देंगे और क्लास भी एंड कर देंगे फिर। अच्छा जी, ओके, अब हमने बात की कि ये जो इंटरनली जनरेट करनी है वेबसाइट, ये कितनी स्टेजेस से गुजरती है। तो हमने कहा कि इसके SH32 ने कहा कि पहला फेज़ प्लानिंग होता है, दूसरा फेज़ ये सारा इकट्ठा है, दूसरे फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं पहले, फिर हम ग्राफिकल डिज़ाइन वगैरह डेवलप करते हैं, और फिर हम कंटेंट डेवलप करते हैं। यानी कि आप विजुअलाइज करें ना, आप देखें स्टैंडर्ड 7 नहीं है तो ये ऐसे ही है। आपने सबसे पहले क्या करना है, वो हार्डवेयर वगैरह लगाने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर अब सारा काम करना है। जब वो तैयार हो जाएगा तो फिर उसी के ऊपर ही आपने इंस्टॉलेशन शुरू करनी है ना। तो पहले आपने हार्डवेयर वगैरह, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से कह रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ाना शुरू करना हो तो पहले आप क्या करेंगे, आप बिल्डिंग बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फिर उसके आगे काम। ऐसे ही वेबसाइट अगर आपने बनानी है तो पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम वगैरह, डोमेन नेम लिया, सिस्टम वगैरह, ठीक है ना। तो खैर वो आपने एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, फिर आपने रंग शंग भरे उसके ऊपर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और फिर आपने उसके ऊपर लिखाई शिखाई वगैरह की और प्रोडक्ट की तस्वीरें डाली, कैसे वेबसाइट बन रही है। तो ये सारे का सारा क्या है, जिसको हम डेवलपमेंट फेज कहते थे दूसरे इंटेंजिबल्स में, वो यहाँ पर इन 3 चीज़ों के अंदर टूटा हुआ है। ठीक है, तो प्लानिंग फेज जिसके अंदर आप तैयारी पकड़ते हैं वेबसाइट बनाने की, कि कौन सा सॉफ्टवेयर लेंगे, कौन सा हार्डवेयर लेंगे,
और बनाएं भी सही या नहीं, ऐसे आप सोच रहे हैं रिसर्च की तरह से, तो उसके सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, एक्सपेंस आउट होंगे। उसके बाद डेवलपमेंट फेज जब शुरू होता है तो उसमें अब देखो ये 3 चीज़ें आपने ऐसे ही याद रखनी है, ऐसे ही याद हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फिर आपने डिज़ाइन वगैरह रंग रूंग भरने हैं, फिर आपने कंटेंट डेवलप, पहले डिज़ाइन डेवलपमेंट, ठीक है, आपने वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके बाद कंटेंट डेवलप। अब ये चल गई तो चलने के बाद फिर आपने इसको ऑपरेशंस के दौरान कुछ इसके खर्चे होते हैं कि आपने इसको किस तरह से चलाना है, इसको चेक करते रहना है, अपडेट करते रहना वगैरह वगैरह। अब आपके इंतज़ार में मैंने ये पढ़ा नहीं था, प्लानिंग फेज जो है उसके अंदर क्या कुछ आता है, ये जितनी बार पढ़ोगे दिमाग में बैठता जाएगा। पैसिव रट्टा लगाना है, वैसे मतलब याद नहीं करने बैठ जाना, याद रखना है, और सवाल में देखोगे जाकर इंशाल्लाह ये सारे एक भी गलत नहीं होगा, अभी देखना, ठीक है। वरना चलो ये जब तक प्रैक्टिस चल रही है, पेपर्स में नहीं जाते, तो जब कभी इस पे आओ, जहां फंसो इस सफ़े को खोलकर देख लो, पर्चे में इंशाल्लाह वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग फेज क्या है जी, सबसे पहले, अब मैंने आपको सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था, जो थोड़ा बहुत मेरे जहन में है उलट पुलट मैं वो बोल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फिजिबिलिटी हम बनाएंगे, उसके बाद हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सोचेंगे, ठीक है, और वो क्या कहते हैं इकट्ठी करेंगे क्या कोटेशन वगैरह, अल्टरनेटिव्स देखेंगे, और फिर कोई फाइनल सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिबिलिटी स्टडीज, डिफाइनिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग प्रेफरेंसेस। आपने भी ऐसे ही याद करना जैसे मैंने जुगाड़ लगाया, बस, ठीक है, ऐसी चीज़ें, हाँ ठीक है, बस सही है, ओके। उसके बाद अगला काम शुरू हुआ, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आपने कहा यार इसमें अब हाँ, सबसे पहले तो वेबसाइट बिस्मिल्लाह ही कहाँ से होती है, उसके नाम से, तो सबसे पहले तो डोमेन नेम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कोई हार्डवेयर वगैरह लेने हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह वो लेने हैं, ठीक है, आपने उनकी सारी तैयारी शैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑब्टेन किया डोमेन नेम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सर्वर सॉफ्टवेयर पहले डेवलप किए, फिर कोडिंग की, उनको इंस्टॉल किया वेब सर्वर्स पे एप्लीकेशंस को, स्ट्रेस टेस्टिंग की। नहीं याद रहा था, कोई नहीं, अब दूसरी बार पढ़ा तो इंशाल्लाह सुबह तक मुझे बेहतर याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट, अब सॉरी कंटेंट नहीं, पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप करेंगे, तो ग्राफिक डिज़ाइन डेवलपमेंट किया आपने, डिज़ाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। उसके बाद कंटेंट डेवलपमेंट करेंगे, यानी उस पर आपने लिखना सीखना है, खुद लिखना आता है तो खुद लिखने, वरना लिखवा लें किसी से पैसे देकर, को तस्वीरें इसी वक्त में ऐड करेंगे जब कंटेंट डेवलप हो रहा है, ये मेरा अंदाज़ा है, पढ़ के देखते हैं। क्रिएटिंग खुद बना लो, परचेजिंग बनवा लो, प्रिपेयरिंग या खुद बना लो, एंड अपलोडिंग, फिर जो सब बन जाए तो अपलोड कर दो। क्या चीज़, इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन आप खुद भी बना सकते हो, किसी से भी बनवा सकते हो। वो इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ जाए उसको अपलोड करो, किस पे जी, ऑन द वेबसाइट, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट कंप्लीट होने फिर तो लॉन्च कर देनी है वेबसाइट, तो पहले ही ये सारा कुछ आपने इसको जब ऐड कर देना। अब ये सारा अरसा क्या चल रहा था जी, तो यहां पर हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। अब प्लानिंग फेज के सारे खर्चे, फिजिबिलिटी, डिफाइनिंग स्पेसिफिकेशंस, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, ये सारे के सारे हमेशा एक्सपेंस आउट होंगे। जबकि ये डोमेन नेम लेना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो आपने डेवलप कर, इंजीनियर बिठाए होते हैं आपने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो डेवलप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर आपके, ठीक है, तो खर्चा हो रहा है उस पर, ठीक है। तो डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग कोड्स, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर ऑन वेब सर्वर, स्ट्रेस टेस्टिंग, इस पे जितना खर्चा आता है वो सारे का सारा खर्चा आपने क्या करना है, कैपिटलाइज। कब, जब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल मीट हो जाए, ठीक है, ठीक है जी। अभी सुबह वाले रिवाइज कर रहे हैं, देखो आपने नमाज भी पढ़ ली और अल्लाह ने देखो आपका ये भी बचा लिया, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया जी, इस सारे अरसे में जितने खर्चे हुए हैं उनको क्या करना है, दीज विल बी कैपिटलाइज। हाउएवर इफ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज नॉट मेट, देन, वो मैंने आसान अल्फाज बता दिया ना कि इनको अपने क्या करना है, कैपिटलाइज, अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर जाए। अगली बात, यहां पर मैंने वो बात की थी जो आप पूछ रहे थे, ये बात अब आई है। जब हम ये इस फेज के अंदर ये काम कर रहे थे, ये इधर तो अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस की बात हो रही ना, यहां पर हम इंफॉर्मेशन जब क्रिएट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन के अंदर तस्वीरें भी तो होती हैं। ये पिक्चर्स ये मैं और आप नहीं खींच रहे होते, प्रोफेशनल बंदा आगे खींचता है ताकि अच्छी अच्छी तस्वीरें हो, वेबसाइट के ऊपर लगनी है, ठीक है। तो अब एडवर्टिजमेंट को तो IS 38 मैंने कहा था ना, एडवर्टिजमेंट का तो ये वैरी है, दुश्मन है, उसको तो कहता है एक्सपेंस आउट करो। अब ये वेबसाइट जो है ये आगे यूज होनी है सेल परचेज के लिए जो हम बना रहे हैं,
लेकिन इस पर तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफर को जो बुलाया तो स्टैंडर्ड कहता है इस फोटोग्राफर को अगर आपने कोई पैसे दिए हैं तो वो पैसे भी एक्सपेंस हैं, क्योंकि चाहे इस वेबसाइट के ऊपर होनी सेल परचेज थी, लेकिन ये तस्वीरों को देखकर तो मशहूरी भी हो रही है, तो हम इस हिस्से को भी एडवर्टीजमेंट ही मानते हुए इस खर्चे को एक्सपेंस आउट करवाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन यहां पर लिखी हुई थी कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन, इधर देखें जी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन, सवाल तुसी कीता सी, expenditure incurred in development phase for advertisement purpose is expensed, for example professional fee paid to expert for taking digital pictures of entities product। तो ये चाहे डेवलपमेंट फेज चल रहा है, इस बंदे को आपने पैसे दिए हैं जो तस्वीरें खींच रहा है, तो उसको आपने फिर भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ही कहना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वेबसाइट तैयार हो गई, अब ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। अब वेबसाइट को चलाए रखना है, तो ये नहीं कि बस एक बार जो बन गई वो बन गई। अब आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे ग्राफिक्स को, आप न्यू फंक्शंस वगैरह ऐड करेंगे छोटे मोटे। ठीक है, कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन, आपने कहा कि जब भी कोई बंदा जो है वो गूगल पे आए तो सबसे पहले हमारा नाम आए, आप वो सर्च इंजन को पैसे दे रहे हैं। फिर बैकिंग अप डाटा बैकअप्स बना रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सेस को रिव्यू कर रहे हैं और यूजेज को एनालाइज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों पर भी खर्चे हो रहे हैं। बेसिकली आप अपनी समझे मेंटेन कर रहे हैं वेबसाइट को कि वो बेहतर से बेहतर हो, उसको अपडेट भी कर रहे हैं। ठीक है ना उस्मान, ठीक है, तो ये मेंटेनेंस जो आप कर रहे हैं इसको स्टैंडर्ड कहता है कैपिटलाइज नहीं करना। ये ऐसे ही है, बस वेबसाइट को चलाने के लिए जो जरूरी खर्चे होते हैं नॉर्मल, ठीक है, बेहतर कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, इसको कैपिटलाइज नहीं करते। SS32 ने कहा इसको हमने कैपिटलाइज नहीं करना, अनलेस कि इस खर्चे से चाहे वो बेनिफिट आ रहा हो फ्यूचर में, आपको लग रहा है कि उसकी कैपेसिटी, एफिशिएंसी या आउटपुट जैसे कहते थे बढ़ गई हो, इसी तरह से ये वेबसाइट जो है इसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर हुई है ये फ्यूचर में बेनिफिट देगी। लेकिन उसने कहा, साथ ही स्टैंडर्ड ने कहा होता बहुत रेयर है। ठीक है, तो ये सारे काम जो हैं, ये सारे काम इनको क्या करना है, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड अनलेस इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मैंने कहा था कि वो 8 है समझो, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया आप मीट कर जाए तो उसको कैपिटलाइज कर देना। लेकिन कहता है दिस विल ओनली अकर इन रेयर सर्कमस्टांसेस। इसकी मैंने एग्जांपल आपको लिखवाई थी ना कि आपने ऐड किया है ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन। ठीक है जी, पहले आपका सिर्फ क्या होता था, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, और सही है ना, तो इससे आपकी सेल बढ़ गई। अब ये आपने एक ऐसा फंक्शन ऐड किया है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, वरना नॉर्मली ऐसा होता नहीं। ये सारे के सारे काम जो हैं इसके बारे में उसने कहा है जी ये क्या होते हैं, एक्सपेंस आउट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर खर्चों के बारे में कहता है सेलिंग, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सारे के सारे एक्सपेंस आउट होंगे अनलेस इट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, वो तो पहले ही पता है। इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल, वही वाला ऊपर से, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, ये सब के सब क्या है, एक्सपेंस आउट होने हैं। तो सादा बात, प्लानिंग फेज में जो चीज़ें हैं आप सुबह दोपहर शाम जब तक ये टॉपिक चल रहा है इस सफ़े को सिर्फ एक दो बार देखते रहेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। प्लानिंग फेज की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, अभी सवाल में देखेंगे तो आधे से ज़्यादा तो उस वक्त भी रिकॉल हो जानी है। प्लानिंग फेज की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो उनके ऊपर होने वाली कॉस्ट एक्सपेंस। डेवलपमेंट फेज कौन सा है, डेवलपमेंट फेज नहीं, वो असल में इसने 3 बोले हुए हैं। ठीक है, इसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, वेबसाइट की वो सुर्खी पाउडर लगाएगा, अपीयरेंस वगैरह, ठीक है, उसके बाद कंटेंट डेवलप करेगा। ये काम जो है इनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कैपिटलाइज करना है अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया IS 38 का मीट हो जाए। लेकिन इसमें भी अगर फोटोग्राफर आया है तो उसको एडवर्टीजमेंट कह के निकलवा देता है। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, वेबसाइट चल पड़ती है, तो आप वेबसाइट को अपडेट करते हैं, कंटेंट को बेहतर करते हैं, नए फंक्शंस ऐड कर रहे हैं, वेबसाइट को सर्च इंजन के साथ रजिस्टर कर रहे हैं, बैकअप डाटा का रिव्यू कर रहे हैं अपनी यूजेज वगैरह को। ये सब के सब ऑपरेशंस का पार्ट है, इसको एक्सपेंस आउट करना है अनलेस के इनमें से कोई ऐसा खर्चा हुआ है जो कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर जाए। अब वो सवाल खुद बताएगा यूं कि जी वेबसाइट चल रही थी, एक खर्चा हुआ है और वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करता है, ऐसी बात, ऐसी निशानी खुद बोलेगा आपको, वरना क्या पता, आपको इतने टेक्निकल बंदे थोड़े ही हो। ठीक है, और उसके बाद ये अदर्स हैं, ये आपके सामने कहानी आ गई। अब ये काम सिर्फ इतना ही था। उसके बाद आप इस सवाल पे आते हैं और इस सवाल में आपको कहा जा रहा है कि नोट बनाओ। ठीक है, अब पता नहीं ये 5-7 मिनट में नोट बनता है कि नहीं, फॉर्मेट तो मैंने बना ली है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं ये डिस्कस जब कर लूँगा तो जिन बच्चों की ऑडिट की क्लास है वो उठ के चले भी जाएंगे तो घर पे उनको 10 से 12 मिनट का सिर्फ वो पोस्टिंग को देखना पड़ेगा। मेरी कोशिश ये है कि वैसे जब तक सर नहीं जाते आप तसल्ली से बैठें, सर जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आपको मैं उठा दूंगा और उम्मीद है उससे अगले 2-4 मिनट में बस वो कंक्लूड करूँगा चीज़ें,
जो चल रही होंगी बिखरी होंगी, और फिर क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है। बस आपने ये मेहरबानी करनी है, अगर क्लास साथ ही एंड नहीं हो जाती तो घर पे जाके वो 5-10 मिनट देख लेने हैं, ओके। अच्छा जी, बहुत आसान सवाल है। पहली एडजस्टमेंट, यार ये तो पहले मैं दूसरी एडजस्टमेंट करवाता हूँ ताकि जाने वाले चले भी जाएं तो नया काम तो करके जाएं, ऊपर वाला तो पुराना काम है, तीसरा भी पुराना काम है। ये एडजस्टमेंट जो है ये हमने आज पढ़ी है सुबह नॉर्मल क्लास में। ऑन 31 दिसंबर 18 ZL launched its new website for online streaming of TV shows, movies and web series। हाँ जी, ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट को हम सोलली फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस वाली वेबसाइट ही कहेंगे ना। और भाई स्ट्रीमिंग, हाँ जी, ये तो आपसे सब्सक्रिप्शन लेकर आपको जो है वो ये सीरीज़ जो भी आपको अलाउ होंगी इसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे। ये तो ऑनलाइन सेल की वेबसाइट है, तो ये इंटरनली जनरेटेड है और ये फॉर सेलिंग पर्पस, यानी कि इस पर ऑनलाइन सेल हो रही है, आप टाइम बेच रहे हैं अपना इसके ऊपर, तो ठीक है। तो फिर ये इंटेंजिबल है या नहीं है, बन रही है, जो भी है वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये है वही, ठीक है, जो इंटेंजिबल बन सकती है। वो कह रहा है ZL ने लॉन्च कर दिया 31 दिसंबर को, इसका मतलब इंटेंजिबल तो बन गया, तभी लॉन्च हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, अगली बात वो कहता है द वेबसाइट्स कंटेंट इज आल्सो यूज्ड टू एडवर्टाइज एंड प्रमोट ZL's प्रोडक्ट्स। अच्छा, अगर वो साथ साथ अगर वो एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज हो रहा है तो उसने अलग से बता दिया कि एडवर्टीजमेंट पे वो खर्चा करते हैं, तो वाह वाह, अच्छी बात है। और अगर अलग से नहीं बताएगा तो फिर ठीक है, थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट तो चल ही रही होती है सेल परचेज वाली वेबसाइट पे भी देखने से, ठीक है। आगे देखते हैं। The website was developed internally generated website है and met the criteria for recording as an intangible, और उसने रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर लिया है। Directly attributable costs incurred for website are as follows। अब ये इम्तिहान है ना, ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड इन पेपर्स के अरसों में ना स्टैंडर्ड 7 जा रहा होता था, आई थिंक 19 में भी जा रहा था, खैर नहीं भी जा रहा था तो उस वक्त भी बच्चे कहते थे बस ठीक है, देख लेते थे ओपन करके, लेकिन वो ऐसे ही तसल्ली के लिए देखते थे, याद उनको भी होता था, इतनी दफ़ा ये देखा होता था, क्योंकि स्टैंडर्ड 7 ले जाने के वक्त होता था तो उस्ताद के कहते थे यार ओपन करो, हर बार ओपन करो सवाल करते हुए, तो वो उल्टा ज़्यादा अच्छा याद हो जाता था, हर बार सामने देख ले, इसलिए मैंने इसको सामने रख लिया, ये मैं ओपन कर लूँगा, कोई मसला नहीं, आप भी करते रहे, ये याद ही हो रहा होता है। खैर वैसे ही आप पहले बता देंगे बगैर देखे उधर, वहाँ पे उस सफ़े पे आपने नहीं देखना, वो मैं खुद दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। अब ये खर्चे हुए हैं, सबसे पहले अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, एक्सपेंस, प्लानिंग फेज है। नेक्स्ट इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, अच्छा साथ साथ बाद में देखते भी जाएं, इवेल्युएटिंग ये अल्टरनेटिव तीसरे नंबर है, पहले फिजिबिलिटी था फिर ये प्लानिंग फेज, ठीक है। प्लानिंग फेज है तो एक्सपेंस। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या है, एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर, प्लानिंग है या डेवलपमेंट फेज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। हाँ जी, ये PPE है बेटा, ठीक है। ये ना तो ये वाला फेज है प्लानिंग वाला, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना, इसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने वेब सर्वर खरीदना है, इसमें उन्होंने क्या कहा था, डोमेन नेम ले लो, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो, सॉफ्टवेयर बनाओ, ठीक है। फिर कोडिंग कर लो एप्लीकेशन की, वो भी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, फिर इंस्टॉल करो इस एप्लीकेशन को वेब सर्वर पे, वो जो वेब सर्वर उधर खरीदा है ना उस पे इंस्टॉलेशन यहां पे बैठ के कर रहे हैं, तो वो IS 16 में ही रहेगा, वेब सर्वर हमारा IS 16 में ही रहेगा, वेबसाइट अलग है। वेब सर्वर की कॉस्ट को वेबसाइट में ना डाल देना, वेब सर्वर पे तो और भी कौन सी वेबसाइट कहीं चल रही होंगी हमारी, ओके, समझ आई बात की। चले, अच्छा जी, उसके बाद एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेब सर्वर, हाँ ये पढ़ाया था आपको सुबह नॉर्मल क्लास के अंदर, बस इस क्लास में ना एक्स्ट्रा क्लास अगर होगी तो एप्लीकेशन हुआ करेगी जो सुबह वाला का नॉलेज होता है, ठीक है। एग्जांपल पढ़ाई थी आपको कि अगर ये वेब सर्वर के लिए सॉफ्टवेयर है तो ये अलग से रिकॉर्ड नहीं करना इंटेंजिबल में, ये भी PPE ही है, तो ये दोनों ही PPE बन गए ना। और हमसे क्या मांगा है उसने, नोट, किसका नोट, ओह माय गॉड, वी विल जस्ट इग्नोर दिस, PPE को तो हमने नोट नहीं बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, अब जान ही रहा मैं, अब आपके जहन में आ रहा है ये वो डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया, ठीक है ना। इसको क्या करना है हमने, अब वो चुप है कि कब क्राइटेरिया मीट किया, तो वो कह तो रहा है ना मीट किया, तो जब मीट किया है तो फिर जिस दिन ये डेवलपमेंट फेज वाला
काम शुरू हो गया है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हो गई है, तो बस उस दिन से कैपिटलाइज करें। वो कह रहा है मीट कर रही है क्राइटेरिया, ओके सही है। नेक्स्ट स्ट्रेस टेस्टिंग, इधर देखो जरा, छाती भी मारते जाए ना। ये देखे किधर गया ये वेब सर्वर स्ट्रेस टेस्टिंग तो आ गई। दूसरा कौन सा है? रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम, ये सबसे पहला और सबसे आखिरी आया कि आपने यहां से उठाया। फिर डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज, सुर्खी बॉर्डर अभी कहा था आपको, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है जी, ये आपकी वेब डिजाइन जो है वो आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलो ये भी देख भी लो, ये डिजाइनिंग अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट अब कहता है डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, ये जो अगला काम था ये कंटेंट डेवलपमेंट, इसमें कहता है कंटेंट जब डेवलप हो रहा था तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए 11 लगा है और एडवर्टीजमेंट के लिए बीच में 8 लगा है। तो शायद ये वो पैसे होंगे जो फोटोग्राफर को तस्वीरें खींचने के लिए दिए होंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले को कैपिटलाइज और इसको, अच्छा उसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है एडवर्टाइजिंग द वेबसाइट। अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है, एडवर्टाइजिंग द वेबसाइट और एडवर्टाइजिंग द ज़ेडल्स प्रोडक्ट, फर्क क्या है? मेरे ख्याल में तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाली एडवर्टाइजमेंट हम इसलिए करते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, इधर आ जाओ, और ऊपर वाली एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वो इसलिए हुआ है कि जो इस पे आ जाए फिर उसको फंसा लें किसी चीज़ में बेचने में। ये कुछ इस तरह की बात है, यानी दोनों ही एक्सपेंस बननी है वैसे तो, लेकिन वैसे ज़रा बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पर आ जाएं लोग, उसके लिए इश्तिहार चलाया, ये वो है। और जब आए वेबसाइट पे तो वहां पे जो आपने खर्चा कर रखा है, तस्वीरें लगा रखी हैं ताकि वहां से लोग जो है वो प्रोडक्ट खरीदें, वो शायद ये है, इस तरह की बात हो सकती है। बहरहाल जहां तो दोनों नहीं एक्सपेंस में, ओके। आप कह सकते हैं ना दो कैसे आ रही हैं। अच्छा अब मेरे बच्चों ये इसी तरह से इतना ही सिंपल है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि पीपी का नोट बना रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 + 3 + 5 + 11 2 + 3 + 5 + 11 कितना बनता है, यही हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट थी। वो तो मैंने सारी डिस्कशन की, आपको सिर्फ पढ़ा रहा था क्योंकि पहली बार आया ना सामने, ठीक है। तो टोटल का कॉलम है रिक्वायर्ड, देखो नहीं है, शुक्र। ये जनाब यहाँ पर वर्किंग्स में वर्किंग 1 क्या है जी, जरा जल्दी से बोलो। नहीं वो अंग्रेजी नहीं लिखनी, उसकी फिगर्स क्या थी, 2 + 3 + हाँ, ये नहीं कि 21 लिख दो डायरेक्ट, 21 कैसे बना है वो बस बता दो, आगे अंग्रेजी नहीं लिखनी। डन जी। अब ये क्या है, ये इंटरनली ओ भाई इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट है, ठीक है। तो वेबसाइट में आए, इंटरनली जनरेटेड वाला एडिशन है 21। सवाल में कोई डिस्पोजल नहीं था, मैंने वक्त बचाया, यहाँ पे आपके आने से पहले मैंने डिस्पोजल लिखा है, ठीक है जी। इसके साथ आप छोटा सा रेफरेंस दे देंगे वर्किंग 1 का, ठीक है। अच्छा अब ये वेबसाइट डेवलप हो गई, तैयार है, चलो अब इसको मोटाइज कर देते हैं। लाइफ नहीं दी हुई है ना, होती भी तो, कौन बोल रहा है ये बात, किसने बोला ये, होती भी तो, हाँ होती भी तो डेप्रिशिएट अमोर्टाइज नहीं कर सकते थे, उसकी वजह क्या है, ऑन 31 दिसंबर 18, ठीक है, सही है। तो इसको अमोर्टाइज नहीं करना, ये मेरे ख्याल में वेबसाइट ओवर, बस। हाँ ओपनिंग कुछ था नहीं, इधर भी 0 और ये क्लोजिंग है, और नीचे आगे जी ऊपर को लाइन, जी बोले बेटा। वेब सर्वर जो है वो इस तरह की चीज़ होती है, हार्ड नज़र आती है, हार्ड टच कर सकता है। वेब सर्वर कहते हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स को जिनके ऊपर हम जो है वो इंस्टॉल करते हैं ये सॉफ्टवेयर वगैरह। तो वेब सर्वर वाला सॉफ्टवेयर वो है जो लैपटॉप वाली विंडो या एंड्रॉयड फ़ोन वाला एंड्रॉयड था, मैंने समझाया, वो तो हमने उसी के अंदर ही ऐड किया, लेकिन उसके ऊपर जो और इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं वो इंटेंजिबल है, ये वो कहानी। समझ आई है बात यार? आप लोगों ने पहली लाइन तो पढ़ी ही नहीं सवाल की। ZL ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स इंटेंजिबल वेयर एवर पॉसिबल। ये लिखकर सारे सवाल में कहीं पे फेयर वैल्यू दी ही नहीं, तो इसका मतलब
कहीं भी पॉसिबल नहीं था। हम कॉस्ट मॉडल पे ही रहे हैं सवाल में, लेकिन लाइन है, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इनटेंजिबल्स। चलें जी, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अब देखो, अब ये पॉइंट है, अभी तक भी सर नहीं गए, रिलैक्स रहे, ठीक है। जैसे ही सर जाएंगे आप भी जाएंगे, ओके। तो ये अगर हो गया तो उसके बाद रह ही एक जाना है, तो वो 2 मिनट में वो भी कर देंगे, तो ये सवाल हो गया। कॉस्ट मॉडल, इसलिए कि हमने उसको रीवैल्यू नहीं किया। अब आप पूछोगे रीवैल्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। अगर वो होती तो फिर अगली बात सोचते एक्टिव मार्केट है या नहीं है, लेकिन उस तरफ तो गई नहीं बात, फेयर वैल्यू है ही नहीं। जब फेयर वैल्यू ना हो, पीपीई में भी तो उसको किस पे रखते थे? कॉस्ट पे, तो नीचे कॉस्ट ही लिखेंगे ना फिर। गॉट इट? नेक्स्ट, नॉट इट, गॉट इट जी, नॉट इट। काहे का सब नोट? क्या है का? लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, बुक वैल्यू कितनी होती, रिवैल्यूएशन की मूवमेंट कुछ हुआ ही नहीं, तो किसका सब नोट दोगे? अरे चांद, ऐसे न करो। वो कहता है जहां पॉसिबल हो रिवैल्यूएशन पे रखते हैं। अभी तक तो पॉसिबल नहीं हुआ वेबसाइट में, हो सकता है किसी उतले या थलवे पॉइंट में हो जाए, तो फिर उसके नीचे आपके सारे शौक पूरे करेंगे, ओके। देखो याद करो, पीपीई में भी ऐसे ही होता था, किसी एक क्लास पे रिवैल्यूएशन लग गई, दूसरी पे ना लगी, तो जिस पे नहीं लगती थी उस पे कॉस्ट मॉडल लिखा होता था ना। मैं लिख ही दूं, मैं लिख ही देता हूं इसके बारे में कॉस्ट, ये तो पता ही कोई नहीं अभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। यार ये ऐसे ही अजीब सा है, पहले 2 करो। अजीब मतलब आसान है, लेकिन 2 जरा पहले कर लो। ये भी सुबह की क्लास में पढ़ाया था, ऐसे नहीं होमवर्क में दिया था, और मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं। बेसिकली आपने संडे में जो करना था ना, वो मैं करवा रहा हूं इस क्लास में, और कुछ नहीं। पढ़ो। ऑन यकम जनवरी 18 ZL bought an incomplete research and development project from BTech. Next Cola bought an incomplete R&D from Gourmet Cola. याद आया सुबह वाली क्लास वाला? तो क्या करेंगे? At its fair value of 90, the purchase price was analyzed as follows. कहता है रिसर्च के हमने उन्हें 30 दिए हैं और डेवलपमेंट के 60 दिए हैं। धोखा है, ये धोखा है, हमें सिर्फ ये चाहिए, इंटेंजिबल की कॉस्ट। डन जी। नेक्स्ट, उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। सर इतने आसान होते हैं IS 38 के सवाल, वो भी 15-15 नंबर के। सर मतलब ये कैसे हो जाता है ये? ठीक है, पेपर में भी कुछ नहीं होता बेटा, जो पढ़ के जाते हैं उनको कुछ नहीं होता, ठीक है। और वैसे भी FAR 2 में आपको कम कुछ कुछ होता है, क्योंकि आदत हो चुकी होती है। नहीं, आप लोग समझ चुके होते हैं ICAP की भी तबीयत। इंट्रो में पेपर दे के आते हैं, फिर कभी सुबह बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल बच्चों ने जाना है, अगली क्लास में ये एडजस्टमेंट करनी है मैंने, ठीक है जी। तो 90 रुपए को हमने पकड़ के अप्लाइज कर देना। अब उसके बाद अब हमने R&D करनी है, तो वहां पे अपने उसूल लगेंगे IS 38 वाले, ठीक है। वो कहता है फर्दर रिसर्च टू आइडेंटिफाई पॉसिबल मार्केट्स, और डेवलपमेंट पता नहीं। Recording criteria for capitalization of development was met on Yakam March. All costs are incurred evenly from Yakam January till project completion, that is, इसका मतलब ये भी 8 महीने की कॉस्ट है टोटल, और ऊपर वाली भी 8 महीने की है, साथ साथ चलती रही होगी। हमें उससे कहा, उसने तो जाना ही कहाँ है, एक्सपेंस में। लेकिन इस 48 के साथ थोड़ा मामला डिफरेंट है। इस 48 का 2/12 नहीं करना, मैं भी यही कह रहा हूं, ठीक है। और इस 48 का 6/12 नहीं करना, ठीक है। ये 2/12 क्या है? जनवरी फरवरी का, इसको एक्सपेंस में डालना है। और 6/8 क्या है? इसको क्या करना है? कैपिटलाइज, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल इंप्रूव इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ZL फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब इसकी बेस पे इसको क्या करना पड़ेगा? अब मेरे ख्याल में तो एंट्रीज कहते हो तो कर देता हूं, मेरे ख्याल में तो फजूल में टाइम ज़ाया करना। अब इस काबिल हो आप इस तरह से जल्दी, तो असल में ना ऐसे कोई आसान सवाल भी होते हैं पर्चे में जो मुश्किल को कंपनसेट करने आए होते हैं। हर तरह के सवाल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आसान उसी के लिए है जो ऐसे सुबह क्या सेठ साहब IS 38 आपको ही आना है। ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए ये आसान सवाल भी मुश्किल बन जाता है, तो कुछ भी छोड़ के जाना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है।
भाई आपको किसी चीज पे शक है तो अगर आपने वैसे 10 सवाल करने थे उसके तो उसके 5 कर लें, 4 कर लें, बट करें जरूर। कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो टॉपिक छोड़ा होता है वो दूसरे टॉपिक में मिक्स होकर आता है और दोनों का कबाड़ा कर देता है, तो कुछ भी छोड़ के ना जाओ। बट जब कुछ छुड़वाया नहीं जाता तो क्या तुक बनती है कुछ छोड़ने की, है जी? कैसा फायदा हुआ? एबीसी करके गए थे आप सीएमए में इस दफा, है टिका के सवाल आ गया, कहते समझ फिर नहीं आया मैंने, सर निकल रहे हैं, चलो चले गए। ठीक है बच्चों, आप लोग भी अब निकलें, ठीक है? बस मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। उसकी अगली जो एडजस्टमेंट है बिल्कुल सिंपल सी है, लाइसेंस की, ठीक है? इनडेफिनेट लाइफ वाला था और डेफिनेट हो गई है, तो मैं ये बस पूरा कर दूंगा नोट, आप 10 एक मिनट लग जाएंगे, ठीक है? आप 10 मिनट में बस इसको घर पे सुन लेना, सिर्फ नोट। मैंने पहली कोशिश यही करना कि बाकी आप खुद ही कर लो, उसके अलावा अगला सवाल जो है वो मैं आप डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है? वो कौन सा था? 16। वैसे उसकी शक्ल देख लो, 16 में बिल्कुल वैसा ही काम हो रहा है, वेबसाइट का है। उसके बाद 18 भी वेबसाइट वाला है, तो आपने अब ट्राई करना है, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं तो फिर मैं बाकी बच्चों को भी बस यहीं पे बस करा दूंगा। अब चलें जी, हम अपना सवाल ये पूरा कर लें। आप लोग जाएं जी ऑडिट वाले, अपना एमएफए वाले, चलो न सोए तो निकलो, चलो जी बेटा। अब डायरेक्ट क्या करेंगे? 90 प्लस 48 इंटू 6/12, हमने ये वर्किंग शो करनी है उधर, बस 6/8, ठीक है जी? तो 90 प्लस, ऐसे एग्जामिनर को शो करना है, यहाँ पे आए हम, सेकंड वर्किंग 90, बल्कि यूं करें और अच्छा हो जाएगा। इधर देखें, ज्यादा इजी हो जाएगा काम। आपने ये प्रोजेक्ट जो है परचेज किया है 90 का, ये इंटेंजिबल परचेज हो गया, और उसके बाद आपने इंटरनली जो जनरेट किया है वो कैसे निकाला? 48 इंटू 4/8, 6/8, 6/8, आंसर इज, लो ऐसे भी ठीक है, क्या ख्याल है? ये ज्यादा बेहतर है ना? वरना वो फिर सारा आप कहोगे जी सारा तो एडिशन, सारा तो इंटरनली जनरेटेड था नहीं ना भाई, इसीलिए I38 इनको अलग भी रखवाया हुआ है। उसकी अपनी नेचर ऐसी है ना, कुछ चीजें ऐसी भी आ जाती हैं, को मसला। उसके बाद इसको क्या कर दें? अब अमोर्टाइज कर दें इसको, अमोर्टाइज भी। अब अमोर्टाइज करने के लिए 90 प्लस 36 कितना बना? डिवाइड करेंगे, और कब ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है? 31 अगस्त पे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4/12 जी। 4.2, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो एंड पे करेंगे, क्लोजिंग वगैरह देख लेंगे, ठीक है? ये हो गया जी, थर्ड पॉइंट रह गया अब बस। कहाँ? ऑन 31/18 ZL रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 170 फॉर इट्स डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। ये तो रिसीव हुई है एक ऑफर, तो ये तो फेयर वैल्यू है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाएं और रेप्टा खाएं मेरे से। मैंने कहा था रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा सिर्फ तब सकते हैं अगर एक्टिव मार्केट हो, चाहे कोई आके कसम भी उठा ले कि आपका जो है वो खरीदने के लिए तैयार हैं, तो हम इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर, यानी अभी भी मुमकिन नहीं था, वो कह रहा था रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं जहां मुमकिन हो। अब ये धोखे के लिए तो उसने दिया था, यही तो वो धोखा था जो आपने नहीं खाना था। आपको इसीलिए सुबह पढ़ाया था कि रीवैल्यूएशन सिर्फ तब हो सकती है जब एक्टिव मार्केट हो। हाँ, रेजिडुअल वैल्यू के केस के अंदर या एक्टिव मार्केट हो तो रेजिडुअल वैल्यू लेनी है, या कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी हो तो लेनी है, वरना जीरो। लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए ओनली वन शर्त, एंड दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव मार्केट। अगर वो नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी कमिट कर रही है, करती रहे, कोई रीवैल्यू आगे अपनी तरफ से रीवैल्यू करी जा रहा है, चक्कर ही कोई नहीं, ठीक है? और सही है, इग्नोर करना है। नहीं समझ आई? चलो फिर आप लोगों को तसल्ली हो जाए, ये इधर लिख भी दें। कॉस्ट मॉडल मेथड कौन सा है जी? स्ट्रेट लाइन, लाइफ 10 साल यूज की थी। चलो ऐ पे आज नोट लो जी, पॉइंट नंबर 3, बहुत आसान पॉइंट है, पढ़ें जरा। जी बच्चों,
हम इस वक्त कौन से साल में खड़े थे? मैंने रिक्वायरमेंट हटा दी, जरा बताना। अच्छा, ड्यूरिंग 18 कुछ हुआ है, चलो ये तो बाद में देखते हैं। ZL हैड ऑब्टेन्ड दिस लाइसेंस, जिसके बारे में ऊपर बात कर रहा है, फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑन यकम जनवरी 12। तो यकम जनवरी 12 पर 150 मिलियन का एक लाइसेंस, ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस इनको मिला था, और वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए था। 150 मिलियन पे करके इन्होंने एक बार ले लिया था, और उसके बाद वो लिखा है सब्जेक्ट टू रिन्यूअल ऑफ ओनली 0.5 मिलियन फॉर एट एवरी 5 ईयर्स। इसका मतलब ये तो भाई 150 के मुकाबले में ना होने के क्या, ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है बस, ठीक है। मतलब आपने एक्सटेंशन को कंसिडर करना है। अब मामला क्या है, एक्सटेंशन कंसिडर कर भी ले तो इनडेफिनेट से आगे भी तो इनडेफिनेट है ना। Up to last year, this license was expected to contribute to ZL's cash flows for, वो कहते हैं जी 5 साल बाद 0.3 का करवा लेना। हमने कहा जी ये तो इनसिग्निफिकेंट है, इसको तो हम करेंगे एक्सटेंड। उसने क्या कहा हुआ है कि वो कह रहा है ZL has obtained this license for indefinite period यकम जनवरी by paying 150 subject to renewal fee of 0.3 million at every 5 years, यानी 5 साल बाद फिर 5 साल, उसके बाद फिर 5 साल, उसके बाद फिर 5 साल। कब तक चलोगे जी? पता नहीं, इतना मुफ्त हो तो पता नहीं कब तक, जब तक दिल करेगा चलेंगे। जी बेटा, रिन्यू नहीं करेंगे तो फिर तो डेफिनेट हो जाएगा ना मेरे चांद, फिर तो 5 साल बाद कहानी खत्म हो जाएगी ना, ठीक है। इनडेफिनेट है, इनफाइनाइट नहीं है ना भाई, इनडेफिनेट है, और इनडेफिनेट होने की वजह से अमोर्टाइज नहीं होगा। लेकिन अगर अमोर्टाइज नहीं होगा तो इम्पेयर तो होगा ना। चलें, वो अलग बात है कि सवाल में कहीं डाटा गिवन नहीं है कि पिछले साल में कहीं इम्पेयर हुआ था, नहीं हुआ होगा, और ठीक है, होता तो बता देता। तो अप टू लास्ट ईयर लाइसेंस वाज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू। अच्छा, अगली बात फिलहाल जरा एक मिनट, ये तो इस साल का एंड है ना, अभी साल के एंड की, इस साल के स्टार्ट पे तो मुसीबत ख़त्म हो जा रहा। अब मामला कुछ ऐसा था कि 12, 13, 14, 15, 16 ये 5 साल बनते हैं नहीं, 1, 2, 3, 4, आज ये 5, ठीक है। अब यकम जनवरी 17 या 31 दिसंबर 16 या यकम जनवरी 17, ये वो तारीख है जिस पर हमने इसको रिन्यू किया होगा, तभी तो ये अभी भी आ रहा है, ठीक है। 0.3 पे करके हमने यकम जनवरी 17 को रिन्यू करा लिया खुशी खुशी, और सोच रहे हैं अभी भी इंडेफिनेट पीरियड पर ही इसको चलना है। अच्छा, अभी आप ऊपर ना पढ़ें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और आप ज़रा यूँ, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब 17, 18, 19, 20, 21 यहाँ पर जाकर आप 5 साल फिर पूरे करेंगे, 5 साल पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर यकम जुलाई 22 पर फिर रिन्यू कराएंगे, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये आपने सोच रखा था, ऐसे ही है। ठहर जाओ, हाँ जुलाई लिखते जा रहा हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। ये वैसे ही सारा काट देना ना अभी। अच्छा, ये सारा कुछ आपने सोच रखा था, और उसमें से ये काम हो चुका हुआ है, क्योंकि आप इस वक्त खड़े हैं 2018 में। हम यहाँ कहाँ खड़े हैं जी? इधर 2018 में। तो इससे पहले रिवैल्यूएशन, ये रिन्यूअल हो चुका हुआ है, ऐसा ही है। और बोलो, अब आते हैं पहली लाइन की तरफ जो मैंने स्किप कर दी थी। ड्यूरिंग 11 18, जाहिर है पता ही एक्स्ट्रा क्लास है रोजा भी। ड्यूरिंग 18, समझ तो, नजर तो 18 ही आ रहा है ना आपको। ड्यूरिंग 18, licensing authority intimated that broadcasting license of one of ZL's channel will not be further renewed। यानी ड्यूरिंग 18 उन्होंने कहा है कि कोई एक लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं होगा, और उसके बारे में फिर आगे बात मैंने पहले ही पढ़ा दी कि वो लाइसेंस इन्होंने 12 में लिया था 150 मिलियन देकर, 0.3 की रिन्यूअल थी, एंड सो ऑन, सारी कहानी अभी हमने पढ़ी है। तो ड्यूरिंग 18 एक एस्टीमेट चेंज हो गया है। एस्टीमेट कैसे चेंज हुआ है? हमने सोचा था कभी भी इसको हमने नहीं छोड़ना, इनडेफिनेट है, पता नहीं कब छोड़ेंगे, लेकिन अब डेफिनेट हो गया, ठीक है। और किस दिन ये एस्टीमेट चेंज हो रहा है? किस दिन ये एस्टीमेट चेंज हो रहा है? यकम जनवरी, मतलब ड्यूरिंग 18 है ना, तो उसको हम साल के पहले दिन पर ले आएंगे, और इस दिन खड़े होकर पता लगा है कि अब ये दोबारा रिन्यू नहीं होगा।
तो जब दोबारा रिन्यू नहीं होगा तो अब इसकी लाइफ क्या हो गई, डेफिनेट। डेफिनेट पहली बात तो ये क्या हो गई, फाइनाइट हो गई। तो फाइनाइट होगी, डेफिनेट नहीं बोलते, हमने कहा था फाइनाइट बोलते हैं, स्टैंडर्ड नहीं अल्फाज यूज किए हुए हैं। तो फाइनाइट लाइफ हो गई, जब फाइनाइट लाइफ हो गई तो अब इसको क्या करेंगे, अमोर्टाइज। अब जब 150 को अमोर्टाइज करने की बारी आई, क्योंकि ये पॉइंट 3 तो हमने एक्सपेंस आउट कर दिया होगा ना 17 में, सुबह क्लास में करवाया, ठीक है ना, तो ये पॉइंट तो एक्सपेंस आउट कर दिया होगा। ये जो कैपिटलाइज ये जो अमोर्टाइज करने की बारी आई 150 को, तो 150 डिवाइड बाय 5 करके इसको अमोर्टाइज कर लेंगे अब से ऑनवर्ड्स। 5 नहीं, ये रिन्यूअल 5 साल के लिए हुआ था और इधर खड़े होकर हुकूमत ने कहा अब दोबारा भूल जाओ। अब भूल जाओ का मतलब ये है कि यहां तक का लाइसेंस है, उसके बाद रिन्यूअल नहीं मिलेगा। तो फिर हमारे पास कितने साल बाकी हैं इसके, तो ये 4 साल के ऊपर आपने अमोर्टाइज कर लेना। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आए हम और हमने यहाँ पे आकर लिखा लाइसेंस जो है वो तो ऑलरेडी मौजूद था ना, ओपनिंग में होगा कितना जी, लेकिन यहां पर देखो ओपनिंग क्या था, 0, क्योंकि उसने एक लाइन लिखी हुई है कि ये पिछले साल तक इंडेफिनेट लाइफ थी, तो ये अमोर्टाइज नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है, अमोर्टाइज नहीं हुआ तो इंपेयरमेंट टेस्ट से उन्होंने गुजारा होगा। अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस होता तो वो बता देते, पर ऐसी कोई बात नहीं। यहां तक को मसला। फिर नंबर 4, अब इस साल तो ये होगा, ये तो होगा कितना, 37.5। ठीक है जी, सवाल खत्म था कि एक लाइन आगे आ गई, और वो लाइन क्या है, अब देखो उसने रिकवरेबल अमाउंट दे दी है, तो मतलब इंडिकेशन आ भी गया ना 18 में, तो हो सकता है अब वो 150 आपको ज़्यादा ही दे बैठे थे उस वक्त, ठीक है। तो आप इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें। अब अगर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए। अब लिख के नहीं गुजारा चलेगा कि बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट। अब बुक वैल्यू आपके पास है 15 माइनस 37.5 है ना, और रिकवरेबल अमाउंट भी सवाल ने दे दी है, तो आपने इन दोनों को कंपेयर कर लेना है, ठीक है, सिंपल। तो 100, बल्कि ये इंपेयरमेंट टेस्ट नंबर, अल्लाह करे ना ही हो यार, नोट आगे जाएगा, मैंने तो जगह छोड़ी हुई जी। इंपेयरमेंट टेस्ट जी, बुक वैल्यू 150 माइनस 37.5, 112.5, और उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट सवाल ने 105 बताई है, 105। ओ 7.5 का आ गया वो जिसका आपको इंतजार था, इंपेयरमेंट लॉस। अब 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, पहले ही लाइन छोड़ी होती सवाल पढ़ते हुए आपने, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन मैं उस हिसाब से चलूंगा कि बच्चों ने जगह नहीं छोड़ी हुई, ठीक है। तो ऑप्शन 1 क्या है, आप इधर लिखें अमोर्टाइजेशन के आगे स्लैश इंपेयरमेंट, ठीक है जी, और अमोर्टाइजेशन के नीचे एक और लाइन डालें इंपेयरमेंट की, और यहीं पे काम चला लें, ठीक है। और अगर आप लेंथी काम से बचना चाहते हैं और अगर आप खुश होते हैं ज़्यादा काम करके, तो फिर यहाँ पर लिखें, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ज़रा पहली दफ़ा ये आया तो ज़रा तफसील से नज़र आ जाए। बाकी ऑप्शन आपको क्या बताया है, यहाँ पर स्लैश याल्ड का लिखें इंपेयरमेंट, और यहाँ पर एक लाइन अमोर्टाइजेशन के नीचे इंपेयरमेंट की डाल दें, तो ये इकट्ठा भी मैनेज हो सकता है, कोई मसला नहीं है, वक्त बच जाएगा। समझ आई है ये हैं, गुंगलू बन के क्यों बैठे हुए, खैर तो है, रोज़ा लगा हुआ है, समझ नहीं आ रही पहली क्लास कहाँ थे तुम उससे पहले कहाँ थे तुम, क्लास के बाद मिलो जरा मुझे, नई खुशबू लगानी। अच्छा जी, ओपनिंग इंपेयरमेंट लॉस क्लोजिंग। जी बेटा इधर देखें, ओपनिंग कुछ भी नहीं था वरना वो बताता, लेकिन ये इंपेयरमेंट लॉस अभी आया है 7.5, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, और ये आ गया जनाब क्लोजिंग, ठीक है जी। अब और कुछ भी नहीं है, 150 37.5, अब ये दोनों 150 में से माइनस होंगे 105, ये बुक वैल्यू आ गई। इसको भी हमने किस पे रखा हुआ है, कॉस्ट मॉडल पे, स्ट्रेट लाइन 4 साल आ गई, ईयर लिख लेना, ठीक है। ये देखो ना, अब ये टाइम बच जाता अगर आप वही वाला काम कर लेते, तो ये अब खाली डिब्बे हमें बनाने पड़ेंगे, ना भी बनाए तो काम चलेगा, वैसे आपके लिए बना रहा हूं मैं तो, ठीक है,
खाली डिब्बे इसलिए बना दिए ताकि आपका ज़रा फॉर्मेट सारा ही बराबर रहे। बाकी जो खाली है तो खाली रखो, बुक वैल्यू यहाँ पर लिखो आकर और सामने उनकी वही डायरेक्ट बुक वैल्यू लिख दो, पर्चे के अंदर ये टाइम बचा सकते हो आप। ठीक है, 1 ये कितना है, ये आ गया 4.2 और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये डब्बा बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ज़रा तरतीब मैंने रखी साथ जी। 121.8 ठीक है जी। उसके बाद 21 कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, दोनों डिब्बे चाहे ना बनाओ, 21 ठीक है जी, बन गया नोट, इतनी सी बात थी जी। बस छुट्टी है, अब अगले दोनों सवाल आपने खुद करने हैं, 16वां और 18वां। अल्लाह हाफिज़।